नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 जब पढ़ाया था वहां पे कुछ चीजें बताई थी कि कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। अगर कोई आवेश स्थिर नहीं होकर गतिशील है तो वो किस में आ जाएगा, चुंबकीय फिजिक्स में आ जाएगा, यानी जो चुंबकीय भौतिकी में आ जाएगा। यानी अपन उसको कौन सा प्रभाव शो करेगा, वो चुंबकीय प्रभाव शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अगर स्टार्टिंग से बताना चाहूं तो चुंबकीय प्रभाव कब शो होता है, ध्यान देना मेरी बात कि चुंबकीय प्रभाव कब शो होता है। चुंबकीय प्रभाव तब शो होता है जब आवेश गतिशील हो। क्या हो? जब आवेश गतिशील हो तो वो क्या शो करता है, चुंबकीय प्रभाव शो करता है। क्या शो करता है तब वो चुंबकीय प्रभाव शो करता है। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है प्लस विद्युत क्षेत्र भी प्रदर्शित करता है। क्या? जब आवेश गतिशील हो तो चुंबकीय प्रभाव प्लस विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत प्रभाव भी बोल सकते हो आप इसको। जो विद्युत क्षेत्र आपने लिखा है इसको विद्युत प्रभाव भी बोला जा सकता है। ये चीज कब होती है, जब भी कोई भी आवेश जो होता है वो क्या हो, गतिशील अवस्था में हो। जो भी आवेश है वो क्या हो, गतिशील अवस्था में हो। अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो वहां से क्लियर हो जाता है कि वो क्या शो करेगा, चुंबकीय प्रभाव शो करेगा। तो ये चीज समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उस साइंटिस्ट का नाम था ओरस्टेड। क्या नाम था? ओरस्टेड। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो चीज हम बताने वाले हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है इसके बाद वो है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसकी बात करें तो वो है ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि ओरस्टेड ने क्या कहने की कोशिश की का प्रयोग। ठीक है, ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया? ओरस्टेड ने कहा कि अगर किसी धारावाही चालक किसी धारावाही तार में, धारावाही का मतलब जो धारा का वाहक जो धारा का वाहक मतलब धारा का प्रवाह कर सके। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक में जब धारा का प्रवाह होता है तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र वो बनाता है तो उसको उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा बताया। किसके द्वारा बताया गया? उसने अपने एक प्रयोग किया उसने, और उस प्रयोग के माध्यम से उसको बताया गया। तो वो प्रयोग क्या था, हम उस प्रयोग के यहाँ पे 3 डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम, यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, बैटरी के बाद प्लस माइनस, और यहाँ पे एक स्विच लगा होगा। ठीक है, और स्विच के बाद यहाँ पे सिंपल हमने एक कोयल बना दी, इसको बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? कुंडली। ठीक है, तारों को इस तरीके से अगर किसी वस्तु पर लपेटा जाता है, ये लपेटे हुए तार लपेट गए, उनको क्या बोलते हैं? कुंडली बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कुंडली बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? इसको क्या बोलते हैं? कुंजी। ये क्या होती है? कुंजी। तो पहले इसमें स्टेप में क्या करेंगे, इसको ओपन रखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूं, इसको बोल देंगे कुंजी। ये होती है आपकी बैटरी। अब जैसे बैटरी, अब यहाँ पे पहला जो केस है और यहाँ पर हमने एक कंपास लगा दिया। क्या बोल दिया इसको? कंपास। कंपास समझते हो क्या होता है? कंपास क्या शो करता है? जो आपने कंपास देखा है जिसमें चुंबक के दो N और S जहां प्रदर्शित करते हैं, जहां कहते हैं ना कि नॉर्थ दिशा हमें पता करनी है अर्थ की, पृथ्वी की, तो हमारे पास एक कंपास होता है। उस कंपास वो हमेशा दक्षिण और उत्तर में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण में ठहरता है। उसे क्या बोलते हैं? अपन कंपास बोलते हैं। अब मान लीजिए कंपास में हमने इस तरीके से यहाँ पर जो एक नीडल है हमारी, ये नीडल है। ठीक है, अब इसका कोई अभी रोल नहीं है, ये इसका N हो गया और ये क्या हो गया, इसका S हो गया। ठीक है, और ये बीचों बीच ठहरी हुई है, कहने का मतलब कोई घुमाव नहीं है इसमें, ये ठहरी हुई है। ठीक है, कब? इसमें कंडीशन लिख देता हूं मैं फर्स्ट में, ये कब ठहरी हुई है? जब इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं है, जब कुंजी
कुंजी के खुली हो, ठीक है, तो कोई धारा का प्रवाह नहीं है। अब क्या करते हैं हम दूसरे डायग्राम में, ये डायग्राम बनाना है अपने को। वैसे एक ही ऐसा नहीं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, ये एक ही एक्सपेरिमेंट है लेकिन उसको 2-3 डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। वही अपनी यहाँ पे कुंडली, और कुंडली के बाद वही एक यहाँ पर की लगा रखी है। अब की बंद है आपकी, और इस तरीके से यहाँ पर की बंद है, और इसको इस तरीके से यहाँ पर कंपास लगाया हुआ है। अब धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। जैसे ही की हमने यहाँ पे बंद की तो धारा का प्रवाह यहाँ होगा, तो इस दिशा में यहाँ होगा, इस दिशा में यहाँ होगा, ठीक है। तो जो हमारा S है, इसे मान लीजिए हमारा जो धारा का प्रवाह इस तरीके से होता है, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो S होगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि जो N है वो उसके पास आने की कोशिश करेगा। चाहो तो आप इसको देखो दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि ये S है और ये N है, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें S और N है। तो इसमें जो N होगा वो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। अगला डायग्राम जो होगा हमारा वो ये बनेगा, यानी जो N होगा वो अपनी स्थिति से बदल कर कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ये तो क्या हो गया N, और ये क्या हो गया S। जैसे इसमें धारा का प्रभाव हुआ तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना, और चुंबकीय क्षेत्र बनते ही इस हमारे कंपास में जो नीडल थी, कंपास के अंदर जो सुई थी उसमें बदलाव आ गया, यानी उसमें परिवर्तन आ गया। उसमें परिवर्तन क्या आया कि जो नॉर्थ सिरा था उसका, जो उत्तरी सिरा था वो कुंडली की तरफ चला गया, कुंडली की तरफ बदलाव आ गया। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि जैसे ही धारा का प्रवाह इस कुंडली में होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव शो होता है, यानी कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर घटित होता है। तो उस घटना को ही क्या बोला उसने, चुंबकीय क्षेत्र बोल गया। अगर आप सेकंड के लिए बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हो जब कुंजी बंद हो, ठीक है, जब कुंजी बंद हो, ठीक है। अब देखो कि ये तो 2 की बात हो गई। अब थर्ड के लिए हम बात करें, वो ये अब यहाँ पर क्या किया कि कुंजी उसको बदल दिया, बैटरी के सिरे को, यानी माइनस इधर लगा दिया, प्लस इधर लगा दिया। तो अगर जैसे ही बैटरी के सिरों को बदला, बैटरी के सिरे बदलते ही क्या हो जाएगा, प्लस अलग चला जाएगा और माइनस आपका अलग चला जाएगा। कुंजी अब भी बंद है यहाँ पर, और यहाँ पर धारा की दिशा बदल जाएगी, यानी धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। और जैसे ही धारा की दिशा बदलती है तो यहाँ पर इसमें जो N पहले पास आ रहा था वो क्या चला जाएगा, यहाँ से अब दूर चला जाएगा, यानी अब जो इसकी नई पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली आ जाएगी, यानी N तो चला गया दूर और S कहाँ गया, पास आ गया, ठीक है। यानी N तो दूर चला गया और S क्या आ गया, पास आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो बैटरी थी उसकी दिशा को बदल दिया। क्या कर दिया, बैटरी की दिशा को बदल दिया। अभी भी कुंजी बंद है, लेकिन तीसरे केस में लिख देंगे बैटरी के सिरों को बदलने पर, तो समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर मैं एक बार फिर भी 3 डायग्राम के थ्रू मैं और स्टेट के एक्सपेरिमेंट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंपल सा है, बैटरी से हमने कोयल को कुंडली बोल देते हैं यहाँ पर। उस कुंडली के पास हमने एक चुंबक कंपास लगाया और उस कंपास में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस कंपास में परिवर्तन तब होते हैं जब हम कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह कराते हैं। जैसे ही कुंजी बंद होगी तो धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और धारा का प्रवाह जब शुरू होगा तो ये इसकी तरफ जाएगी, ये इससे दूर जाएगी। इसकी तरफ जाएगी जब प्लस इधर जुड़ा हो, माइनस इधर जुड़ा हो। अगर हम इन बैटरी के सिरों को आपस में बदल दें तो जो पहले N पास में जा रहा था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से, यहाँ तो पास जा रहा था, यहाँ कहाँ चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आता है, आपने पढ़ा होगा चुंबक हमेशा N और जो N सिरे होते हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और जो S और S सिरे होते हैं वो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन अगर उनके दोनों के विपरीत सिरे हों, जैसे N और S, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, वो आकर्षित होते हैं। तो यहाँ से ये समझ आता है, अगर जब ये N था तो यहाँ क्या बन रहा था, S बन रहा था, यहाँ पे S बन रहा था, इसलिए किसके पास चला गया। और जब यहाँ पर N दूर गया तो इसका मतलब यहाँ क्या बन गया, N बन गया। तो यहाँ से क्या चला गया, दूर चला गया। इसको हम समझने के लिए मैंने ये लिख दिया है। बाकी कुंडली में हम ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते, वो तो जब पूरा की पूरा अपन चैप्टर नंबर 7 को काफी आगे तक पढ़ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कुंडली में किस तरीके से N और S बनते हैं। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम समझ आ गया। इसके नोट्स जो हैं
वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं भेज दूंगा। अगर किसी को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ये डायग्राम्स देख लो और इसके बारे में अब लिखना है, जो मतलब इसके बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अपना इसके बारे में सबसे पहले मतलब लिखना स्टेप फर्स्ट कि हमने कुंडली को बैटरी के साथ जोड़ा, की को खुला छोड़ा तो कंपास में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरे में लिख देना जैसे ही हमने की को बंद किया, मतलब की बंद की, यहाँ से मतलब बैटरी को ऑन की ऑन की, जैसे की ऑन होती है आपकी तो यहाँ से धारा का प्रवाह शुरू हुआ, कुंडली में धारा का प्रवाह होने पर चुंबकीय क्षेत्र बना, तो जिसकी वजह से धारा कंपास में एक परिवर्तन प्रदर्शित हुआ, ठीक है। थर्ड में लिखना अब बैटरी के सिरों को बदल दिया आपस में और की को मतलब क्लोज किया, यानी मतलब शुरू किया, चालू कर दी कुंजी को, तो यहाँ पर धारा का प्रभाव हुआ, लेकिन जो पहले जो परिवर्तन हुआ था उसके अपोजिट में मतलब उसके विपरीत दूसरा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से हमें यह निष्कर्ष निकलते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं कि ओरेस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। तो हम निष्कर्ष के लिए बात करें। अब निष्कर्ष के लिए बात करें तो कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं, देखो यहाँ 2-3 निष्कर्ष बताऊंगा आपको। पहला निष्कर्ष तो ये है कि किसी धारावाही तार में विद्युत प्रवाह कराने पर चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न हो जाता है। एक निष्कर्ष तो आपका ये हो गया, ठीक है। मैं ये पहला वाला हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आराम से अपन दूसरे तीसरे निष्कर्ष जो भी हैं वो भी लिख देंगे। डायग्राम वो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष तो ये हो गया कि अगर इस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है भाई। अब दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब धारा की दिशा बदली जाती है तो कंपास की सुई में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उत्तर दक्षिण को वैसे लिख रहा हूं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ में बदलने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है। कोशिश का मतलब इसमें तिरछापन आ जाता है, ठीक है। क्या जाता है इसमें? तिरछापन आ जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एनएस में तिरछापन आ जाता है, एनएस में तिरछापन, ये भी बोल सकते हो, ये भी सही है, तिरछापन आ जाता है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरा निष्कर्ष तो हमारा ये निकलता है, ठीक है। ज्यादा निष्कर्ष नहीं है इसमें, एक निष्कर्ष और देख रहे हैं। तो उस निष्कर्ष के लिए हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, तीसरा निष्कर्ष हम देखें यहाँ पे तो है चुंबकीय क्षेत्र, जो कंपास है ना, इसको क्या बोलते हैं? कंपास। तो कंपास को ऐसे लिखते हैं भाई, कंपास, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, लिखा ना कंपास, कंपास ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर व नीचे विपरीत दिशा में होता है, नीचे अलग अलग दिशा में होता है, नीचे अलग अलग दिशा में होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं
कि हमने जो स्टडी किया वो यहाँ पर अपने को पूरे को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी अगला टॉपिक है अपना चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने पता तो चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, तो अपन चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे परिभाषित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से परिभाषित करें। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र को हमने परिभाषित किया था, तो उस तरीके से हम इस चुंबकीय क्षेत्र को भी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें दो पोल होते हैं, यानी दो क्षेत्र होते हैं, एक N बन जाता है दूसरा S बन जाता है। तो क्षेत्र में पूरे में एक ही क्षेत्र था, इसलिए दोनों में दिक्कत आती है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको परिभाषित करने के लिए क्या कहा उसने, तो इसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसा आवेशित कण है जो गतिमान है, जब गतिमान होगा तो वो एक बल लगाएगा, और बल को इस तरीके से बोला इसने डू डी है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक बल है, वो एक आवेश पर बल लगेगा, गतिमान आवेश पर एक बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। एक गतिमान आवेश पर, गतिमान मतलब वेलोसिटी, गति है यहाँ पे वेग है, और आवेश मतलब गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव होता है। उसको हम इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो F अपनी सदिश राशि है, अगर आपने इसको लिखें तो ये भी लिख सकते हैं ना QVB sin थीटा। भाई अगर V सदिश क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी क्रॉस सदिश है, और क्रॉस सदिश क्या बोलते हैं, सदिश प्रोडक्ट यानी सदिश गुणज। ठीक है, हमने 11वीं क्लास में रूल पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने 11वीं क्लास की बेसिक किसी को नहीं आती है तो मेरे इस चैनल के होम पेज पे जाओगे जब आप, तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में बेसिक फिजिक्स के नाम से एक फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ पे 13 लेक्चर्स हैं, और भी अगर जरूरत पड़ी तो और भी चेंज कर देंगे। 13 लेक्चर्स हैं, वो सारे पढ़ लेना, आपको बेसिक फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि वेग गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बल अनुभव करता है, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू QVB, है ना। अब क्रॉस का आ जाएगा तो sin थीटा। अब अगर मैं sin थीटा इक्वल्स टू क्या रखूं, 90, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F QVB sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, QVB F इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से कहूं कि B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना F अपॉन QB, तो B यहां पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर मैं B करूं तो ये क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र, और Q को बात करूं तो ये क्या है यहाँ पर, आवेश, और V की बात करूं तो ये क्या है यहाँ पर, वेग। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बल लगता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, बताओ भाई। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बल लगता है किसी आवेश पर, उससे एक रिलेशन बन जाता है हमारा, वो क्या होता है, F सदिश इक्वल्स टू QV इनटू D। ठीक है, अब इसमें भी ये कंडीशन है कि यदि V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, और Q इक्वल्स टू 1 कूलम हो जाता है, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाता है, F मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो यहाँ पर जो बल है वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। तो अपन ले सकते हैं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लग रहे बल के परिणाम के बराबर होता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो। यहाँ से हमें इसलिए डेफिनेशन जो आपसे बोली उसको कैसे लिखे, देखो भाई, किसी स्थान पर V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड, Q इक्वल्स टू 1 C, B इक्वल्स टू 1 F मैक्सिमम हो जाता है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां एकांक आवेश पर
वेग से एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं आपको सीधे बात करूं तो विद्युत क्षेत्र, मेरी बात ध्यान समझने का, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कोई एकांक आवेश एकांक वेग से गतिमान हो और उस पर एकांक जो गतिमान होने पर उस पर जो बल लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के हो जाएगा। नहीं आएगा समझ, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि एक आवेश है और उस आवेश का मान है एकांक यानी 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो उस पर जितना बल लगेगा ना वही क्या होगा, उसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यानी विद्युत क्षेत्र का मान एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यही कहा है यहाँ पर B = Fx। उसी क्या बोलते हैं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। क्या किसको किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। किसको किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता हो तो आपका चैप्टर नंबर 7 ओनली, अकेला चैप्टर आपके बोर्ड में अराउंड 7 मार्क्स का वेटेज होता है। कितने मार्क्स का वेटेज होता है, अराउंड 7 मार्क्स का होता है अकेला चैप्टर। तो ये चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना आपकी अपने लिए इसलिए जरूरी हो जाता है, इसमें स्टार्टिंग से बहुत अच्छी चीजें दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, सूत्र तो पढ़ लिया आपने। सूत्र क्या होता है, B = F/QV, यही होता है ना। अगर मैं यहां से इसका मात्रक निकालूं तो B = क्या हो जाएगा, न्यूटन, और E को भी क्या बोल देंगे अपन, Q को क्या बोल देंगे, कूलाम, और V है तो मीटर पर सेकंड। ये होगा ना, न्यूटन सेकंड/कूलाम मीटर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा भी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और भी नाम होता है इसका टेस्ला। क्या बोले जाते हैं उसको, टेस्ला। क्या है ये, टेस्ला। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आए तो आप टेस्ला याद रख सकते हो। टेस्ला होता है, इसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर सीजीएस मात्रक की हम बात करें तो मैक्सवेल/सेंटीमीटर स्क्वायर। वेबर जो है इसका सीजीएस, ये तो है एसआई मात्रक। कौन सा है, एसआई। अगर मैं सीजीएस की बात करूं, एसआई मात्रक है, हम बात करें सीजीएस की, तो सीजीएस क्या हो जाएगा इसका, वेबर का हो जाएगा मैक्सवेल, और मैक्सवेल/सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल देंगे, मैक्सवेल/सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें रिलेशन होता है 1 टेस्ला = 10⁴ गाउस। क्या होता है, 1 टेस्ला = 10⁴ गाउस। ये याद रखना, वैसे बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी याद यूज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो क्या होता है, 1 टेस्ला = 10⁴ गाउस होता है। ठीक है, अब इसकी क्या निकालना है आपको, ये तो इसका मात्रक हो गया। मात्रक के अलावा आप इसको निकालना है आपकी बीमा, और आप जानते हो कि मात्रक निकाल लिया तो हम बीमा में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी तो क्या होती है, m1 L1 T - 2, क्योंकि क्या होगी A1 T1
यही होती है, ठीक है। और v का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी L1 और t-1 मीटर पर सेकंड ही होता है ना। अब इसको सॉल्व करो तो देखो m1, m तो कोई नहीं नीचे, तो m1 में तो कोई चेंज नहीं है। L1 देखो, L1 ऊपर है, L1 नीचे है, यानी L1 से L1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे L0 आ जाएगा। अब m1 L1 हो गया, t1 देखो, t माइनस आएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो t-1 बचेगा, -1, t भी सॉल्व हो गया। और एक t और है, तो यहाँ पर ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 और माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और a जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, a-1 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर है वो क्या जाएगा, m1 L0 t-2 और a-1 क्या आ गया, ये v में आ गया, ठीक है भाई। और विद्युत बल की तरह चुंबकीय बल भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं, ये चीज भी समझ लेना, ठीक है भाई। और इसके दूसरे नेम भी हैं, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण सदिश इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसके कौन कौन से दूसरे नाम हैं, या तो चुंबकीय तीव्रता भी आपसे बोल सकता है कि चुंबकीय तीव्रता, तो समझ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। इसके अलावा चुंबकीय प्रेरण, तो भी समझ लेना चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व। अगर आपसे पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है भाई। ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, फिनिश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और बतानी थी मुझे, अपन ने वहां पे डेफिनेशन लिखी थी कि बल के बराबर होता है, तो उसमें ये लिखा था अपन ने कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो। वहां पर एक चीज लिखी थी अपन ने, मैं आपको फिर से वो चीजें आप जल्दी से रिमाइंड नहीं करा पाऊंगा, लेकिन एक चीज लिखी थी हमने, वो क्या लिखी थी कि आया था अपना v = 1, v = f आया था। और यहाँ पर अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि किसी स्थान पर, ऐसे लिखा था ना, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान पर एकांक आवेश, एकांक वेग से गतिमान होने पर, गतिमान होने पर लगे बल के बराबर होता है, बराबर होता है जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वह आवेश गतिमान हो, ठीक है। तो ये चीज लिखनी है आपको, कहने का मतलब। अब ये सही है, कैसे लिखा आपने, देखो भाई क्या होता है, b = अपन पढ़ा था F = qvb sin थीटा। अब वेग और क्षेत्र, अगर इन दोनों के बीच, जब ये sin थीटा जो होता है दोनों के बीच होता है, तो यहाँ से अगर थीटा = 90 होता है, जब तो आता है F = अपना qvb। तो इसलिए यहाँ पर ये थीटा = 90, और थीटा = 90 का मतलब होता है वो क्या है, लंबवत है। क्या है वो, लंबवत है। तो वो यहाँ से स्टडी करते हैं कि लंबवत किस तरीके से पता करते हैं, तो वो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या है भाई, बायो-सावर्ट्स नियम, बायो-सावर्ट्स का नियम। बायो-सावर्ट्स दो साइंटिस्ट थे, एक बायो था, एक सावर्ट्स था। तो बायो-सावर्ट्स दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर अपने एक नियम दिया, क्या बोलते हैं उसको, अभी पढ़ेंगे अपन, बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का नियम अब पढ़ने वाले हैं। तो बायो-सावर्ट ने क्या किया कि कोई चालक तार था, इसको बोल दिया अपन ने धारावाही तार, जो धारा का प्रवाह कर सके। इसकी कोई लंबाई ली अपन ने, मान लीजिए ये अपने लंबाई मान लिया, इसका कोई अल्पांश है, ये क्या आ गया, अल्पांश।
जो अल्पांश है ये मान लीजिए डीएल वेक्टर है और इस लंबाई से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां अपने को चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। क्या पता करना है? चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, यानी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को पता करना है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर यहाँ पर dl है तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? db सदिश। ठीक है, तो जो db सदिश होता है अगर इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो इसमें इसकी जो लेंथ है उसके भी समानुपाती होता है। ठीक है, यानी लेंथ के भी समानुपाती होता है और धारा के भी समानुपाती होता है। उसके अलावा इसकी ज्या मतलब r सदिश और dl सदिश के बीच की जो ज्या है उसके भी समानुपातिक होता है, यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि sin थीटा इसके भी समानुपाती होता है। और अगर मैं बात करूं तो इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। तो ये किसने कहा? बायो-सावर्ट्स ने कहा। बायो-सावर्ट्स ने कहा कि किसी धारावाही चालक के अंदर जब हम धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना चाहें तो उस क्षेत्र जो बना है वो किसके द्वारा बना है? उसकी लंबाई के वो समानुपाती होगा। उस लंबाई में जितनी धारा का प्रवाह होगा उसके समानुपाती होगा और उसके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, यानी ये थीटा है, इसके भी वो क्या होगा? dl। यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से dl और यहाँ बोल देना थीटा के ज्या को बोलते हैं sin थीटा। इसको हिंदी में अगर बात करें तो ये तो बोलते हैं ज्या, है ना, होता है। तो अब यहाँ से अगर सबको लिखे एक साथ तो क्या हो जाएगा? db प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा μ0/4π। क्या जाएगा? μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। और यहाँ पर जाएगा r²। अगर दिशा दिखानी है अपने को तो क्या जाएगा? r²। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालू db सदिश इक्वल्स टू मोड लगा देना है ना, अगर लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? μ0/4π और I dl, अगर यहाँ से लिखे तो I dl sin थीटा अपॉन r²। और यहाँ पर अपन r वेक्टर में लिखे तो r वेक्टर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर मोड के स्क्वायर। ये तो हो गया अपना सदिश निरूपण। तो यहाँ पे सदिश निरूपण मत लिखो, इसको आप सीधे ऐसे रख लो, है ना, ये। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका सदिश निरूपण हो गया। इसको बोल देंगे सदिश निरूपण। ठीक है, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट्स ने क्या कहा मैं एक बार फिर बता दूं। कोई धारावाही लिया, उसमें धारा का प्रवाह किया, उसका एक अल्पांश लिया, उस अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें प्रवाहित धारा, इस अल्पांश में प्रवाहित धारा उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती और उस लंबाई से जो लंबाई और जो दूरी है उनके बीच की जो ज्या है उसके समानुपाती और इनके उस दोनों अल्पांश और बिंदु जो P है उनके बीच की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट का नियम बोलते हैं। सबको एक साथ असेंबल किया तो हमारा ये बना समानुपाती, तो μ0/4π और μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। क्या होती है भाई? 10⁻⁻⁷। अगर हम यहाँ से और इसके जो यूनिट होती है वो होती है Newton/एम्पियर²। क्या होती है? Newton/एम्पियर²। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ओनली μ0 की वैल्यू चाहिए तो μ0 क्या जाएगा? 4π × 10⁻⁻⁷ और Newton/एम्पियर²। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? μ0 की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये जो नियम अपना ये कौन सा है? बायो-सावर्ट का नियम है। कौन सा नियम है भाई? बायो-सावर्ट्स का नियम है। ठीक है, सदिश निरूपण भी हो गया। ठीक है, अब ये होता है कि ये तो कब है? μ0 का मतलब क्या है? ये निर्वात में है। अगर μ0 निर्वात में नहीं होगा, किसी माध्यम में होता तो क्या होता? तो ये माध्यम होता तो देखो ध्यान से क्या होता कि भाई अगर इसका माध्यम है अवेलेबल तो यहाँ
यहाँ से माध्यम में देखो तो अपन लिखेंगे निर्वात में, तो अब कोई माध्यम उपस्थित हो तो ऐसे लिखना, कोई माध्यम उपस्थित हो तो, तो माध्यम उपस्थित होगा तो यानी म्यू एम हो जाएगा, और म्यू एम की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर होती है, जानते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, dv इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ठीक है, अब यहां से इसको अपन लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको म्यू आर को अपन यहाँ से अलग करके और जो वैल्यूज ऊपर वाले लिख देंगे, इसमें डीबी नोट करना, उसको डीबीएम कर देना, तो यहाँ से भी एक अपना रिलेशन आ सकता है। लेकिन अपने को ज्यादा परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है भाई, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो ये तो अपन कर लेंगे केसेस वगैरह की, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इसमें लास्ट वही कर लेता हूँ आज केसेस वगैरह का। केस फर्स्ट, अगर इसमें केस फर्स्ट होगा तो वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या होगा, और जो 0 डिग्री पर होगा वही क्या होगा, 180 पर होगा। तो यहाँ पे dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर 0 कर दूं मैं साइन 0 हो जाएगा सारा का सारा, तो dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड के लिए तो थीटा इक्वल्स टू क्या रखते हैं 90, तो यहाँ पे dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin 90 को 1 होती है, तो म्यू नॉट 4 पाई और आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ये कब होगा, तो थीटा इक्वल्स टू 90। इसका मतलब कैसे है, डायग्राम अगर बनाए तो 0 कब होगा, मान लीजिए ये कोई वायर है, इस तरह 5 कर लिया हमने, तो अगर ये थीटा 0 तो तब होगा जब वो इसके बिल्कुल एक साथ हो, यानी ये कोई वायर है और इसके साथ में पॉइंट P यहाँ पर सिचुएटेड हो इस अल्पांश का, तो हो जाएगा 0। इसका मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर सबसे ज्यादा होगा ऐसे। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन है 90 वाली है, तो ये हो जाएगा सबसे, अगर P पॉइंट इस धारा किसके बराबर इस ऐसे है, यानी ये तो R हो गया वेक्टर और आप ये dl हो गया, यानी dl और R के बीच में अगर इस तरीके से एंगल 90 है, तो वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा,